हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज के इस वीडियो में हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था 8/12/2023 को, उसके पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। मतलब ये टीजीटी इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन है जो कि बीपीएससी ने 8 दिसंबर 2023 को कंडक्ट कराया था। तो यहाँ पर हम केवल स्पेशली इंग्लिश के पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जो कि 71 से लेकर के 150 तक क्वेश्चंस थे, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चंस थे आपके। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। हियर योर क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट हु रोट द अमॉर्टी सोनेट सीक्वेंस। मतलब अमॉर्टी सोनेट सीक्वेंस को किसने लिखा था। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं दैट इज जॉन लिली, रॉबर्ट बर्न्स, एडमंड ब्लेंडेन, मोर देन वन ऑफ द एबो या नन ऑफ द एबो। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द एबो। एक्चुअली में जो एमोरिटी सोनेट्स हैं उसे लिखा था स्पेंसर ने, स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर ने। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें तो कहीं पर भी एडमंड स्पेंसर ऑप्शन में नहीं है। दैट्स वाई योर ऑप्शन ई इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वॉज नॉट रिटन बाई शेक्सपियर। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया था। योर ऑप्शन इज द विंटर्स टेल, टैम्बुरलेन, द ज्यू ऑफ माल्टा, मोर देन वन ऑफ द एबो या नन ऑफ द एबो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो दो ऑप्शंस आपके हैं, यानी कि कौन कौन से, एक तो आपका टैम्बुरलेन और सी वाला द ज्यू ऑफ माल्टा, ये दोनों के दोनों जो आपके प्ले हैं वो लिखे हैं क्रिस्टोफर मार्लो ने। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबो। विंटर्स टेल को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, बट टम्बरलैन एंड द ज्यू ऑफ माल्टा इज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, हु टर्म द नॉवेल इन न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए पहले आप। हु टर्म्ड द नॉवेल इन न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग दैट वाज ए कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज। ऑप्शन है आपके जोसेफ एडिसन, हेनरी जेम्स, रॉबर्ट बनियन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ई। मतलब इनमें से किसी ने भी ये बात नहीं बोली थी, जो जोसेफ एडिसन, हेनरी जेम्स और रॉबर्ट बनियन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 74। तो यहाँ पे जो 74 क्वेश्चन है वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ गोथिक मोड ऑफ राइटिंग। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नॉवेल है जिसमें गोथिक मोड ऑफ राइटिंग को यूज किया गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं जोसेफ एंड्रयूज, ट्रिस्ट्रॉम सैंडी, द कैसल ऑफ ओट्रांटो। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कैसल ऑफ ओट्रांटो। कैसल ऑफ ओट्रांटो में एक गोथिक नॉवेल माना जाता है, जो कि आपका होरेस वॉलपोल ने लिखा है। ये भी आप याद रखिए, होरेस वॉलपोल ने इस नॉवेल को लिखा है एंड इट इज रिटन ऑन द गोथिक मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, हु among the following romantic poets defined the poetic faith as being constituted by the willing suspension of disbelief। तो जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की बात किसने की है, किस रोमांटिक पोएट ने की है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, पी.बी. शेली। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सैमुअल टेलर कॉलरिज। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की बात वो सैमुअल टेलर कॉलरिज करते हैं, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, हु among the following poets wrote about the innocence and experience as being the two contrary states of human soul। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पोएट है जिसने इनोसेंस और एक्सपीरियंस को एज अ टू कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन साउल दिखाया है। ऑप्शन है आपके रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लैक, जॉन क्लेयर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक इनोसेंस और एक्सपीरियंस को कॉन्ट्रेरी स्टेट ऑफ ह्यूमन सोल के रूप में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, in which famous novel do we find the character of Heathcliff। मतलब Heathcliff का कैरेक्टर किस फेमस नॉवेल में मिलता है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन हैं दैट इज वुदरिंग हाइट्स, द मेयर ऑफ कास्टरविज, इवानहो। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वुदरिंग
हाइट। वुदरिंग हाइट जो नॉवेल है उसमें हेथक्लिफ का कैरेक्टर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, हु रोट द ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन ह्यूमन एवोल्यूशन टाइटल ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑप्शन है आपके लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, चार्ल्स डार्विन, जॉन ले। तो यहाँ पे जो ये बुक है वो लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है वो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है और ये लिखी गई है 1859 में, मतलब ये पब्लिश हुई थी 1859 में। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर आपका है, विच मॉडर्न पोएट रोट द लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। लाइन देखिए, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। बीपीएससी अभी जैसा कि आपको पता है कि ट्री 3.0 भी कंडक्ट कराएगा। एक्सपेक्ट जो उसकी डेट्स हैं अकॉर्डिंग टू बीपीएससी कैलेंडर, दैट इज अगस्त में जो है होना है। तो इन लाइन्स को आप अच्छे से देखिए। लाइन क्या है, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। तो ये लाइंस किसने लिखी हैं, टी.एस. इलियट, विलियम स्पेंडर, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। इनमें से किसी ने जो है ये लाइंस नहीं लिखी हैं। ये लाइंस जो लिखी हैं वो लिखा है डब्ल्यू.बी. यीट्स ने, डब्ल्यू.बी. यीट्स। तो याद रखिए ये कि ये थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड जो लाइनें हैं वो लिखी गई हैं डब्ल्यू.बी. यीट्स विच इज ए अमेरिकन पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, हु यूज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन द एसे टाइटल्ड हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। मतलब इनमें से किसने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म की बात की है अपने एसे में। एसे का नाम है कौन सा, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस जो दे रखे हैं दैट इज वर्जीनिया वुल्फ, अल्डस हक्सले, टी.एस. इलियट। तो अगर हम इसमें से देखें तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स जो एसे है उसे लिखा है टी.एस. इलियट ने, और उसी एसे में उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात की है। तो ये एकदम अच्छे से आप याद रखिए। एक तो ये पॉइंट कि हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स जो एसे है वो किसने लिखा है, वो लिखा है टी.एस. इलियट ने, एंड इन दिस एसे ही टॉक्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। उसमें से उन्होंने जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द नॉवेलिस्ट क्रिएटेड द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। मतलब जो है इनमें से किस नॉवेलिस्ट ने जो है एक फिक्शनल टाउन मालगुडी को जो है क्रिएट किया है। तो ऑप्शंस हैं आपके राजा राव, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण। तो यहाँ पर जो है सभी को पता है कि जो मालगुडी है वो जो है फिक्शनल टाउन आर के नारायण के नॉवेल्स में मिलता है। ये एक फिक्शनल टाउन है जो कि मतलब कहने का ये है कि आर के नारायण के जो नॉवेल्स हैं वो यूजुअली जो है वो मालगुडी टाउन में सेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लिटरेचर रोट द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा इंडियन लिटरेरी फिगर है जिसने जो है नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड लिखा है। ऑप्शंस हैं आपके प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राव, मोर देन वन ऑफ द एबो या नन ऑफ द एबो। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। जो होम एंड द वर्ल्ड नॉवेल है उसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, हु रोट द डिस्टोपियन नॉवेल 1984। जो डिस्टोपियन नॉवेल है 1984 उसको किसने लिखा है। ऑप्शंस हैं आपके जॉर्ज ऑरवेल, रॉबर्ट लम, अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ऑरवेल। 1984 जॉर्ज ऑरवेल का एक बहुत ही फेमस डिस्टोपियन नॉवेल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आपका है, विच ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ जिमी पोर्टर इन लुक बैक इन एंगर। मतलब कौन सा ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट है जिसने जो है लुक बैक एंगर में जो है जिमी पोर्टर नाम के कैरेक्टर को जो है क्रिएट किया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं हैरोल्ड पिंटर, जॉन ऑसबोर्न, किंग्सले एमिस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जॉन ऑसबोर्न। जॉन ऑसबोर्न ने जो है लुक बैक इन एंगर में जिमी पोर्टर नाम का कैरेक्टर को यूज किया है, जो कि जो जिमी पोर्टर है वो इस जो है ड्रामा का जो है हीरो है एक तरह से, लुक बैक इन एंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इन विच शेक्सपियरन प्ले
डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ द बैंको, मतलब जो है इनमें से किस जो है प्ले में जो है हम बैंको नाम के कैरेक्टर को पाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं दैट इज हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज नन ऑफ द एबो, मतलब हैमलेट, ओथेलो और किंग लियर में इन तीनों में से बैंको नाम का कैरेक्टर नहीं आता है। जो बैंको नाम का कैरेक्टर है वो आपको जो है मिलता है मैकबेथ में, मैकबेथ, ठीक है, इसको याद रखिए मैकबेथ। और एक और एक्स्ट्रा जानकारी मैं दूं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ इन चारों को 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ को जो है, तो मैकबेथ में जो है बैंको नाम का जो है कैरेक्टर अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 86 के से ले करके आपका जो 110 तक के क्वेश्चंस हैं, मतलब कि ये 15 जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन योर कंप्रिहेंशन स्किल्स। मतलब आप किसी पैराग्राफ को आप पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको अगर मैं देखूँ तो डायरेक्टली मैं जो है इसमें क्वेश्चंस को जो है करवा देता हूं, ताकि जो है आपका टाइम बचे और आप इसको जो है पूरा एक बार पैराग्राफ को जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 81 की बात करें, तो सॉरी 86 की बात करें, तो देखिए 86 लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट वाज ऑथर्स फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर द न्यू ईयर, मतलब ऑथर का जो है न्यू ईयर के लिए पहला रेजोल्यूशन क्या था। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक्सरसाइजिंग एवरी मॉर्निंग फॉर 11 मिनट्स, रीडिंग मोर एवरी इवनिंग, ईटिंग हेल्दियर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सरसाइजिंग एवरी मॉर्निंग फॉर 11 मिनट्स, दैट वाज द न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉर द ऑथर अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ। जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग उसका जो है ये रेजोल्यूशन था। यहाँ पर अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो देन यू कैन फाइंड द आंसर्स। इनको जो है आपको देखना होगा पूरा प्रॉपर जो है हर एक पैराग्राफ, एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट डिड द ऑथर डू टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ टेलीविजन एंड रीड मोर एवरी इवनिंग, मतलब इवनिंग। ऑथर ने क्या किया, मतलब टू रेजिस्ट, अपने आप को रोकने के लिए कि वो जो है टेलीविज़न को कम से कम देखे, एंड रीड मोर एवरी इवनिंग, और वो रात में जो है शाम को जो है वो रीडिंग करे, पढ़ाई करे। तो वॉच्ड टेलीविज़न वाइल प्रीटेंडिंग टू रीड, sat in his room with his eyes glued to a book, ignored television and went for a walk। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, sat in his room with his eyes glued to a book, मतलब जो है वो बुक पर ही अपनी आंखों को जमा करके जो है वो बैठा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट डिड द ऑथर डू वन नाइट व्हेन फीलिंग कोल्ड एंड लोनली, मतलब जब आथर एक रात को जो है कोल्ड, ठंडा और अकेला महसूस कर रहा था तो उस रात को उसने क्या किया। ऑप्शन है आपके, कंटिन्यूड रीडिंग इन हिज रूम, मतलब वो अपनी बुक को पढ़ता रहा कमरे में, वेंट फॉर अ वॉक, वॉक के लिए गया, वॉच्ड टेलीविजन एंड प्रिटेंडेड टू रीड, मतलब उसने टेलीविजन देखा और ऐसा दिखाया कि जैसे वो पढ़ रहा हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वॉच्ड टेलीविजन, मतलब उसने टेलीविजन को देखा और उसने ऐसा दिखाया और प्रिटेंड किया कि दैट ही इज रीडिंग, कि वो पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट डिड द ऑथर buy to help himself with his resolution to read more। what did the author buy, मतलब ऑथर ने क्या खरीदा था, टू हेल्प हिमसेल्फ, ताकि वो अपने आप की मदद कर सके, विद हिज रेजोल्यूशन टू रीड मोर, ताकि वो अपने रेजोल्यूशन, मतलब जो है जो ज़्यादा पढ़ने का रेजोल्यूशन उसने लिया था न्यू ईयर पे, उसको जो है वो पूरा कर सके। तो ए बुक टाइटल्ड हाउ टू रीड 1000 वर्ड्स अ मिनट, ए न्यू टेलीविजन, ए सब्सक्रिप्शन टू अ बुक क्लब। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए बुक टाइटल्ड हाउ टू रीड 1000 वर्ड्स इन अ मिनट। ये बुक जो है उसने जो है परचेज की थी ताकि वो जो है अपना जो रेजोल्यूशन उसने लिया है ज़्यादा पढ़ने का उसको पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, वाई डिड ऑथर फाइंड इट ironic that he brought a book but had not read it yet, मतलब
वाई डिड द ऑथर फाइंड इट आयरॉनिक, मतलब जो है ऑथर को ये आयरॉनिक क्यों लगा कि वो एक बुक तो ले आया लेकिन उसने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है। बिकॉज ही डिड नॉट हैव टाइम टू रीड, मतलब कि उस ऑथर के पास पढ़ने के लिए समय नहीं था। बिकॉज द बुक वॉज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या फिर बुक इतनी कठिन थी कि वो उसको समझ में नहीं आ रही थी। बिकॉज ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन रीडिंग, या फिर उसका जो है इंटरेस्ट जो है रीडिंग में चला गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ही डिडंट हैव टाइम टू रीड इट, मतलब वो बुक तो ले आया था बट द ऑथर डिड नॉट हैव टाइम टू रीड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट वाज द ऑथर्स अप्रोच टू मेकिंग रेजोल्यूशन दिस ईयर, मतलब ऑथर की जो है अप्रोच क्या थी जब वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन अपने सेट कर रहा था। ऑप्शंस हैं कीपिंग रेजोल्यूशंस अ सीक्रेट, मतलब जो है जो उसने रेजोल्यूशंस या जो उसने टास्क अपने लिए बनाए हैं उनको सीक्रेट रखे, नॉट मेकिंग एनी रेजोल्यूशन, या फिर वो कोई रेजोल्यूशन ना बनाए, मेकिंग यूनिक एंड अचीवेबल रेजोल्यूशन, या फिर वो यूनिक और अचीवेबल ऐसे रेजोल्यूशंस बनाए जो कि वो प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग यूनिक एंड अचीवेबल रेजोल्यूशंस, मतलब वो ऐसे रेजोल्यूशंस बना रहा था जो वो अब प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट डज द टर्म रजिस्टर्ड द एल्योर यूज्ड इन द पैसेज मीन, मतलब जो पैसेज में जो है रजिस्टर्ड द एल्योर वर्ड यूज हुआ है उसका मीनिंग क्या है पैसेज में। ऑप्शंस है आपके, गेव इन टू टेम्पटेशन, फॉट बैक अगेंस्ट द अट्रैक्शन, डू नथिंग अबाउट द समथिंग। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फॉट बैक अगेंस्ट दी अट्रैक्शन। जो रजिस्टर्ड दी एल्योर का मीनिंग इस पैसेज में आया है दैट इज फॉट बैक अगेन दी अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, तो 91 यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट वर द यूजुअल सस्पेक्ट्स इन ऑथर्स लिस्ट ऑफ द न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। तो मतलब जो यूजुअल जो जनरली जो है सबकी लिस्ट में होते हैं वो कौन सी चीज़ें थी। तो वेकिंग अप अर्लियर, ईटिंग हेल्दियर, स्पेंडिंग मोर टाइम विद लव्ड वंस, टैकलिंग हाउस होल्ड कोर्स, बीइंग काइंडर टू दोज नॉट लाइक्ड, ड्राइविंग कॉशियसली, टेकिंग द डॉग फॉर अ डेली वॉक। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू पैसेज इसमें जो है मोर देन ऑफ द मोर than one of the above. Next question, question number 94, which one of the following words mean the opposite of consciously। consciously का जो है opposite वो क्या होगा। तो ऑप्शंस हैं आपके, केयरफुली, रेकलेसली, डिलीजेंटली। तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रेकलेसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, अच्छा ये 95 क्वेश्चन के लिए मतलब जो आपके यहाँ पर 81 से लेकर 86 से लेकर 95 तक के क्वेश्चंस थे वो एक पैसेज पर बेस्ड थे। अब जो है वो दूसरे पैसेज पर बेस्ड हैं। तो इस बार हम लोग ऐसा करते हैं, इस पैसेज को रीड कर लेते हैं ताकि हम जो है और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें इसको और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर सकें। तो यहाँ पर आपका जो है पैसेज है, द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट डॉग दी चिहुआ or the pocket dog is barely 1 kg to 2 kg as an adult। मतलब जो दुनिया का सबसे छोटा डॉग है उसको हम जो है चिहुआ और द पॉकेट डॉग बोलते हैं, जो कि केवल 1 या 2 kg का होता है जब वो एडल्ट होता है। द चिहुआ इज नेम्ड आफ्टर ए मैक्सिकन स्टेट, मतलब जो ये नाम है वो एक मैक्सिकन स्टेट के नाम पे दिया गया है। बट इट रूट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द चाइना, लेकिन इसकी जो रूट्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, दैट बिलोंग टू द चाइना। टुडे दिस ब्रीड इज पॉपुलर चॉइस अमंग द डॉग लवर वर्ल्ड ओवर एंड दियर पॉपुलरिटी सीम्स टू बी एवर इंक्रीजिंग। मतलब जो है अब आज के समय में जो है जो ये डॉग ब्रीड है वो डॉग लवर्स के बीच में उसकी पॉपुलरिटी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आगे देखिए यहाँ पर जो द मेन एडवांटेज ऑफ दिस ब्रीड इज दैट दे नीड नो पर्टिकुलर एक्सरसाइज, मतलब इस ब्रीड के जो डॉग्स हैं उनको रखने में एक फ़ायदा ये है कि कोई खास जो है उनके साथ पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती है। दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद दियर वॉक विद इन दियर हाउस, मतलब वो घर भर में ही चल करके जो है वो आसानी से जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं। बीइंग स्मॉल, छोटे होने की वजह से, हाउएवर डज नॉट मीन दैट दे आर
डल, मतलब जो है जब वो छोटे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डल होते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी दे आर शार्प अलर्ट एनिमल्स, मतलब वो बहुत ही शार्प तेज होते हैं और बहुत ही अलर्ट एनिमल हैं। वेरी स्ट्रांग इन कैरेक्टर, और वो अपने कैरेक्टर में बहुत ही स्ट्रांग हैं। दे आर गुड गार्ड डॉग्स, मतलब जो है वो एक बहुत अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं। ड्यू टू दियर स्ट्रांग कॉर्ड्स, अपनी स्ट्रांग कॉर्ड्स की वजह से। दे हैव एन इनहेरिटेंट क्यूरियोसिटी दैट मेक्स देम वांट टू नो व्हाट गोज ऑन विद इन द हाउस। दे हैव एन इनहेरेंट क्यूरियोसिटी, मतलब उनके अंदर एक पहले से ही ये गुण होता है दैट मेक्स देम वांट टू नो, मतलब जिसकी वजह से वो ये जानना चाहते हैं कि व्हाट गोज ऑन विद इन द हाउस, मतलब घर के अंदर क्या चल रहा है। फॉर सो पर्पज For so purpose, the maximum permissible weight is 0.9 kg to 1.8 kg. Chihuahuas are the two types, this long coated and smooth coated. The long coated ones have flat or slightly wavy coats. The smooth coated ones are soft, टेक्सचर एंड ग्लॉसी इन अपीयरेंस, मतलब जो दो टाइप के हैं उनके टाइप्स को बताया गया है कि वो कैसे होते हैं। तो जो लॉन्ग कोटेड होते हैं दे वन हैव फ्लैट आर स्लाइटली वेवी कोट्स, जबकि स्मूथ कोटेड जो होते हैं आर सॉफ्ट टेक्सचर एंड ग्लासी इन अपीयरेंस। दे कैन बी ऑफ एनी कलर, मतलब उनका कलर कोई भी हो सकता है। दियर हेड्स आर एपल डोम्ड शेप, मतलब उनके जो सर होते हैं वो एपल डोम शेप्ड होते हैं। एंड इन सम एनिमल्स द फ्रंटल एरियाज ऑफ द स्कल डू नॉट फ्यूज। द नोज इज शॉर्ट, द ईयर्स आर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हेड, मतलब जो उनके कान होते हैं वो 45 डिग्री के एंगल पर होते हैं। द डॉग्स आर स्लाइटली लॉन्गर देन द टेल, मतलब जो उनकी पूंछ होती है उससे थोड़ा सा ही ज्यादा वो बड़े होते हैं। एंड द टेल इज कैरीड लाइक ए सीकल, मतलब जो है सीकल मतलब दराती की तरह उनकी जो है पूंछ होती है। दैट जस्ट टचेस द बैक, जो कि जो है उनकी बैक को छूती है। द बॉडी ऑन द होल इज कॉम्पैक्ट, मतलब उनकी जो जो शरीर होता है वो बहुत ही गठीला होता है। एंड हैज ए ग्रेसफुल अपीयरेंस, और एक ग्रेसफुल अपीयरेंस होता है। Occasionally, a tailless dog is born, but tail cropping is not an accepted practice. Compared to the other pups, they require little care and only the long-haired variety needs grooming. मतलब जो है जो दूसरे पप्स होते हैं या दूसरे जो डॉग्स होते हैं उनकी अपेक्षा इनको जो है केयर करना काफ़ी आसान होता है। केवल क्या होता है जो लॉन्ग हेयर्ड वाले डॉग्स होते हैं उनके बालों की जो है ग्रूमिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दे टेंड टू एक्सरसाइज देमसेल्फ विद इन द कन्फाइंस ऑफ द होम, मतलब वो घर के अंदर ही खुद की एक्सरसाइज कर लेते हैं। दिस मेक्स देम प्रॉन टू हैव ओवर ग्रोन नेल्स दैट नीड रेगुलर क्लिपिंग, मतलब उनके नाखूनों को समय समय पे काटते रहना चाहिए। एज फॉर एज दियर डाइट इज कंसर्न दे कुड बी फसी एंड चूजी ईटर्स, मतलब जो है वो बहुत सेलेक्टेड खाना खाते हैं। बट देन ऑलमोस्ट ऑल टॉयज ब्रीड्स आर सो दे आर इंटेलिजेंट एंड लर्न इजिली, मतलब वो इंटेलिजेंट होते हैं और आसानी से सीख लेते हैं। अब लास्ट पैराग्राफ, दे आर वेरी एक्टिव विद इन द हाउस एंड लिटरली आर बर्गलर अलार्म्स, मतलब वो घर के अंदर बहुत ही एक्टिव होते हैं और अगर कोई भी वहाँ पे घर में आने की कोशिश कर रहा है तो वो उसके लिए एक अलार्म का काम करते हैं। दे आर गुड विद चिल्ड्रंस एंड आर लॉयल एंड डिवोटेड टू द फैमिली, मतलब वो लॉयल होते हैं और अपनी फैमिली के लिए डिवोट करते हैं। ऑन द होल द चिहुआज हुआ इज अ क्वाइट पेट एट जस्ट 6 इंचेज इट इज़ ए बंडल ऑफ एनर्जी, मतलब जो इनकी लंबाई है वो आप देख लीजिए यहाँ पे 6 इंच है एंड इट इज़ ए बंडल ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी से भरे हुए होते हैं। मोस्ट पीपल आर सरप्राइज्ड सीइंग दीज एनिमल्स, ज़्यादातर लोग इनको देख के सरप्राइज हो जाते हैं। एंड द जर्नल अवेयरनेस ऑफ दिस ब्रीड इज स्टिल लो, और जो जर्नल अवेयरनेस ऑफ दिस ब्रीड इज स्टिल लो, हाउएवर जस्ट वन हर्डल रिमेन्स बिकॉज दिस इज ए पॉकेट डॉग इट मे पिंच ए फ्यू पॉकेट्स। तो यहाँ पर जो है ये आपका एक बड़ा सा पैराग्राफ था और अब इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस हैं आपके वो हम लोग जो है देखेंगे। तो क्वेश्चन आपका जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 95। तो 95 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ चिहुआहुआ ब्रीड अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मतलब चिहुआहुआ जो ब्रीड है वो उसका मेन एडवांटेज
क्या है ऑथर के अकॉर्डिंग, तो दे आर फाउंड इन मैक्सिको, दे नीड नो पर्टिकुलर एक्सरसाइज, दियर नेल्स रिक्वायर रेगुलर क्लिपिंग, मोर देन वन ऑफ द एबो, नन ऑफ द एबो। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जब हम लोगों ने पैराग्राफ को पढ़ा है तो वहां पर एकदम साफ साफ लिखा है दे नीड नो पर्टिकुलर एक्सरसाइज, मतलब उनको अलग से जो है ये जरूरत नहीं है कि उनको बाहर ले जाकर के आप टहलाइए, वो घर के अंदर ही जो है जो सफिशिएंट होता है उसी में जो है उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि जो उनका साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट डज द टर्म पिंच ए फ्यू पॉकेट्स मीन इन द लास्ट लाइन। अभी हम लोगों ने जो लास्ट लाइन पढ़ी है उसमें एक लाइन आई है पिंच ए फ्यू पॉकेट्स मीन इन द लास्ट लाइन, उसका क्या मतलब है? बिकम्स कॉस्टली, द डॉग्स बाइट इजिली, देयर आर पिक पॉकेट्स हु स्टील दीज डॉग्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिकम्स कॉस्टली, पिंच ए फ्यू पॉकेट्स, मतलब जो है आपकी पॉकेट पे जो है असर डाल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक तरह से काफी महंगे जो है वो डॉग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, वेयर डज दिस ब्रीड ऑफ डॉग्स एक्सरसाइज, मतलब जो इस ब्रीड के जो डॉग्स हैं वो कहाँ एक्सरसाइज करते हैं? इन लार्ज फील्ड, विद अदर डॉग्स, इन द कन्फाइंस ऑफ द होम। तो बहुत आसानी से आप देख लीजिए कि इन द कन्फाइंस ऑफ द हाउस, जो घर होता है उसी के अंदर वो जो है एक्सरसाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, वाई आर पीपल सरप्राइज्ड टू सी दिस ब्रीड ऑफ डॉग्स, मतलब जो है लोग इस ब्रीड के डॉग्स को देख करके सरप्राइज क्यों हो जाते हैं? बिकॉज दे आर सो एक्टिव, बिकॉज दे पिंच पॉकेट्स, बिकॉज अवेयरनेस अबाउट दिस ब्रीड इज लो। तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। एक तो चीज क्या है कि लोगों को इस ब्रीड के बारे में अवेयरनेस कम है, दूसरा जो है दे आर सो एक्टिव, वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये चीज देख करके लोग जो है बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, अब देखिए यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो यहाँ पे जो है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस ब्रीड ऑफ डॉग्स इज शार्प एंड इंटेलिजेंट एनिमल, तो ये सही है। ऑल ऑफ दीज डॉग्स आर विदाउट टेल, मतलब सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं वो विदाउट टेल होते हैं। दे आर गुड गार्ड डॉग्स एंड लिटरली आर बल्गरस अलार्म, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑल ऑफ दीज डॉग्स आर विदाउट टेल्स, ये गलत है, उनकी टेल होती है, सीकल जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो द डॉग इज नेम्ड आफ्टर अ मैक्सिकन स्टेट, तो बिल्कुल सही है, डॉग ऐसे डॉग्स को जो है एक मैक्सिकन स्टेट्स के नाम पर ही दिया गया है। द रूट्स ऑफ दीज डॉग्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू चाइना, ये भी सही है। दिस इज द स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ द डॉग्स इन द वर्ल्ड, तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज नन ऑफ द अबव, ये तीनों के तीनों सही हैं, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। जो पैसेज में हम लोगों ने पढ़ा है मैक्सिकन स्टेट के नाम पे उस डॉग का नाम आया है, और इसकी रूट्स जो हैं वो बैक जो होती हैं वो चाइना से बिलोंग करती हैं, और साथ साथ में दिस इज द स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ द डॉग इन द वर्ल्ड, और सबसे छोटी जो है प्रजाति है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 अबाउट दिस पैराग्राफ, देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चिहुआ हुआ डॉग्स, मतलब चिहुआ हुआ डॉग्स के लिए क्या सही है? दियर टेल इज इक्वल टू द रेस्ट ऑफ दियर बॉडी, मतलब जो उनकी पूंछ होती है वो बाकी बॉडी के बराबर होती है, तो ऐसा नहीं है। दियर टेल इज स्लाइटली स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ दियर बॉडी, उनकी जो पूंछ होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। डियर टेल इज ग्रेटली स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें तो 86 से लेकर के 101 तक के क्वेश्चंस जो कि 2 पैराग्राफ पर बेस्ड थे। अभी यहाँ पर तीसरा पैराग्राफ भी है तो उसको भी आइए हम लोग देख लेते हैं। नाउ आवर पैसेज 3, तो देखिए पैसेज 3 क्या है, द गैंगीज रिवर डॉल्फिन्स अकर इन द गैंगीज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम।
primarily in India and Bangladesh. They are listed as endangered by IUCN due to a probable population decline of at least 50% over the last 50 years and projected future population declines. मतलब जो है यहाँ पे डॉल्फिन्स के बारे में बात हो रही है, तो कि इनको जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में जो है लिस्ट किया गया है IUCN के द्वारा. डॉल्फिन्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द अपर रीचेज ऑफ मैनी रिवर्स. मतलब डॉल्फिन्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं जो अपर रीचेस, ऊपर का पार्ट होता है रिवर्स का, वहाँ से. द पॉपुलेशन हैज़ बीन फ्रेगमेंटेड बाय द इरीगेशन बैराजेस एंड ड्राई सीजन्स. हैबिटेट इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय डाइवर्जन ऑफ द वाटर. इन कंपेरिजन टू द गैंगीज द ब्रह्मपुत्र रिवर इज लेसर डिग्रेडेड. ये पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर कम डिग्रेड हुई है. एंड इज देयरफॉर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस ऑफ द सब स्पीसीज. मतलब उसमें जो है जो दूसरी सब स्पीसीज हैं और डॉल्फिन्स है वो वहाँ पे रह सकती है. फॉर दिस रीजन ए रिसेंट प्रपोजल बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड टू इनिशिएट सेस्मिक exploration using the explosives and air guns along the bed of the Brahmaputra river is to prospect for oil has potentially disastrous implication for Ganges river dolphin. मतलब जो है जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है वो ये चाहता है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके आसपास में जो है ऑयल की खोज के लिए एक्सप्लोजिव्स और सिस्मिक एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, जो कि इस मतलब डॉल्फिन्स के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है. Behavioral studies on dive time, surfacing interval and acoustic investigation were also carried out in two dolphins hotspot. Dolphin spends an average 107.3 सेकेंड्स अंडर दी वाटर. ध्यान से देखिए इस पॉइंट को. डॉल्फिन्स जो है वो 107.3 जो सेकेंड्स हैं वो पानी के अंदर बिताती हैं और फिर उसके बाद 1.26 सेकेंड्स पानी के बाहर बिताती हैं. मॉर्टेलिटी थ्रू द फिशरी बाइकैच वॉज आइडेंटिफाइड वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स. मतलब जो एक मेजर थ्रेट है वो क्या है, बाई कैच, पकड़ना जो है, फिशरीज करना, वो जो है इनके लिए एक बड़ा थ्रेट है. बेस्ड ऑन द हाई अबोंडेंस पोटेंशियल फॉर प्रोटेक्शन एंड पॉसिबिलिटीज फॉर डॉल्फिन इको टूरिज्म, 8 रिवर सेक्शंस वर आइडेंटिफाइड एज पोटेंशियल प्रोटेक्टेड एरियाज एंड कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एरियाज. तो इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने एक बार थोड़ा रीड कर दिया है बस. बाकी अब हम इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस देखते हैं. तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि गैंगीज रिवर डॉल्फिन्स आर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड. मतलब जो डॉल्फिन्स हैं उनको एज अ इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो लिस्ट किया गया है. तो क्यों किया गया है? दे आर डाइंग इन ह्यूज नंबर, दियर पॉपुलेशन हैज ड्विंडल्ड बाई 50% इन लास्ट 50 ईयर्स, द रिवर्स आर डैम्ड. तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दियर पॉपुलेशन. अकॉर्डिंग टू पैसेज दियर पॉपुलेशन हैज बीन ड्विंडल्ड बाई 50% इन लास्ट 50 ईयर्स. मतलब पिछले 50 सालों में उनकी पॉपुलेशन जो है वो आधी हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103. डॉल्फिन्स पॉपुलेशन हैज बीन कंप्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम. मतलब जो डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से वाइप आउट हो गई है कहाँ से? ऑप्शंस हैं आपके, द लेक सिचुएटेड इन ऑल द रीजन्स, द फॉरेस्ट, द अपर रीचेज ऑफ मैनी रिवर्स. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द अपर रीचेज ऑफ मैनी रिवर्स. जो रिवर्स जहाँ से निकलती हैं वहाँ के पार्ट से जो है वो कंप्लीटली वाइप आउट हो गई हैं, पूरी तरह से खत्म हो गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104. ब्रह्मपुत्र इज हाईली सूटेबल फॉर डॉल्फिन्स कंजर्वेशन बिकॉज. मतलब ब्रह्मपुत्र जो है वो हाईली सूटेबल रिवर है डॉल्फिन्स को कंजर्व करने के लिए. क्यों? क्योंकि ऑप्शंस हैं आपके, इट इज़ अ बिग रिवर, इट इज़ लेस डिग्रेडेड बाय पोल्यूशन, इट इज़ पेरिनिलियल, मोर देन अबव, या नन ऑफ द अबव. तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ लेस डिग्रेडेड बाय पोल्यूशन. मतलब इसमें पोल्यूशन जो है नहीं हुआ है. आगे देखते हैं 105 क्वेश्चन. बिहेवियरल स्टडीज ऑन द डाइव टाइम एंड सरफेसिंग इंटरवल सो दैट ए डॉल्फिन नॉर्मली स्पेंड्स. मतलब एक जो डॉल्फिन है वो पानी के अंदर कितना समय बिताती है. ऑप्शन है आपके 107.3 सेकेंड्स अंडर द वाटर, 107.3 सेकेंड्स इन द एयर, 107.3 सेकेंड्स अबव द वाटर. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. पैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि 107.3 सेकेंड्स जो है वो अंडर द वाटर बिताती है. ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है 107
this one 107.3 seconds under the water and 1.2 seconds above the water. फिर क्वेश्चन नंबर 106, द मोस्ट इम्पोजिंग थ्रेट टू गैंगीज डॉल्फिन इन द ब्रह्मपुत्रा इज द मॉर्टलिटी थ्रू, मतलब जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो किसकी वजह से है? डिजीज के थ्रू, ड्राइंग अप ऑफ द रिवर, फिशरी बाई कैच। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फिशरीज बाई कैच की वजह से जो है जो गंगा की डॉल्फिन्स हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरा है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पैसेज नंबर 4 आपका, Emperor Akbar was greatly respected by the rulers, मतलब जो सम्राट अकबर थे उनको जो है बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जाता था दूसरे रूलर्स के द्वारा, एंड द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, और जो दूसरे देश के लोग थे उनके द्वारा भी। एम्बेसडर्स विजिटेड हिज किंगडम, मतलब जो दूसरे देश के जो एम्बेसडर्स होते थे वो उनके साम्राज्य में आते थे। ही टू सेंट हिज मिनिस्टर्स ऑन द फॉरेन मिशन, और जो अकबर थे वो भी अपने मिनिस्टर्स को फॉरेन मिशंस पर भेजते थे। वंस एक बार क्या होता है, द शाह ऑफ पर्सिया, जो पर्सिया का शाह है, रिक्वेस्टेड अकबर टू सेंड हिम बीरबल, मतलब वो अकबर से कहता है कि वो बीरबल को वहाँ भेज दें। द वाइज एंड विटी मिनिस्टर इन अकबर्स कोर्ट, जो बीरबल हैं वो वाइज और विटी मिनिस्टर हैं इन अकबर कोर्ट। अकबर वॉज प्लीज्ड एंड इंस्ट्रक्टेड बीरबल टू गो टू पर्सिया, मतलब अकबर जो है खुश हुए और उन्होंने बीरबल को पर्सिया जाने के लिए कहा। द शाह ऑफ पर्सिया हैड हर्ड ए लॉट अबाउट विजडम ऑफ बीरबल एंड ही डिसाइडेड टू टेस्ट हिम, मतलब जो शाह ऑफ पर्सिया था उसने जो है बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में सुन रखा था, एंड ही डिसाइडेड टू टेस्ट हिम, और उसने जो है उनका टेस्ट लेना चाहा। तो क्या होता है आगे पैसेज में, व्हेन बीरबल रीच्ड पर्सिया, मतलब जब बीरबल पर्सिया पहुंचते हैं, ही वॉज गिवन ए स्प्लेंडेड रिसेप्शन, मतलब उनका एक भव्य स्वागत किया जाता है। ए मीटिंग वॉज फिक्स्ड विद द शाह, और एक मीटिंग जो है शाह के साथ उनकी फिक्स की जाती है। ऑन द अपॉइंटेड डे, मतलब जिस दिन उनको मिलना होता है, बीरबल वॉज एस्कॉर्टेड टू द पैलेस, मतलब बीरबल को जो है पैलेस ले जाया जाता है। ही नोटिस्ड ए स्ट्रेंज साइट, और वो वहाँ पर पहुँच करके एक बहुत ही स्ट्रेंज सीट देखते हैं। क्या देखते हैं? ही सॉ दैट देयर वर 5 थ्रोन्स, मतलब वहाँ पर 5 टोटल जो है थ्रोन्स लगे हुए हैं, गद्दियाँ लगी हुई हैं, जिनमें 5 शाह सेट इन द स्टाइल, मतलब 5 जो शाह हैं वो बैठे हैं। दियर फेसेस वर सिमिलर, उनके जो चेहरे थे वो भी आपस में मिल रहे थे। एंड दे वोर क्लोथ ऑफ द सेम स्टाइल, और उन्होंने कपड़े भी एक जैसे पहने हुए थे। ही वॉक्ड कंफर्टेबली अप टू द 5 थ्रोन्स एंड ऑब्जर्व केयरफुली, मतलब जो बीरबल थे वो कंफर्टेबली जो है वॉक करके उन थ्रोन्स के पास पहुंचे, एंड ऑब्जर्व केयरफुली, और बहुत ध्यान से जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया। देन क्या होता है, ही देन बोर्ड बिफोर वन ऑफ देम, मतलब उन 5 थ्रोन में से एक के सामने वो झुक गए। एवरी वन वॉज अमेज्ड बिकॉज बीरबल हैड इंडीड बोर्ड बिफोर द ट्रू शाह, मतलब सभी लोग बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए क्योंकि बीरबल जो है जो सही शाह था उन्हीं के सामने जो है झुके थे। नो बडी हैड अ क्लू हाउ ही हैड अराइव्ड एट द ट्रू जजमेंट, किसी को कोई क्लू नहीं था कि वो इस जजमेंट पे कैसे पहुंचे। सो ही वॉज आस्क्ड टू एक्सप्लेन, इसीलिए उनसे कहा गया कि आप एक्सप्लेन करो। ही रिप्लाइड दैट ही हैड ऑब्जर्व दैट द अदर 4 मेंस अपीयर्ड नर्वस, मतलब उन्होंने ये जवाब दिया कि जो बाकी के 4 आदमी थे वो नर्वस थे। एंड दे केप्ट लुकिंग एट द रियल शाह, और वो रियल शाह को देख करके उसको जो है इमिटेट करने की कोशिश कर रहे थे। द शाह ऑन दी अदर हैंड, जबकि जो शाह थे लुक्ड रिलैक्स्ड, वो बिल्कुल रिलैक्स थे। दस बीरबल वॉन एवरीवनस एडमिरेशन, और इस तरह से जो है बीरबल ने जो है दूसरे सभी लोगों की एडमिरेशन, प्रशंसा को जो है जीता, ड्यू टू हिज क्विक विट एंड विजडम, अपनी बुद्धिमानी की वजह से। तो आगे क्या होता है, शाह आस्क्ड बीरबल टू स्टे एट हिज कोर्ट परमानेंटली, शाह ने बीरबल को उनके कोर्ट में हमेशा के लिए रुकने को कहा। बीरबल रिफ्यूज्ड पोलाइटली, बीरबल ने जो है बहुत ही विनम्रता पूर्वक इसको मना कर दिया। एंड वेंट बैक टू अकबर्स कोर्ट, और वो अकबर के कोर्ट में वापस गए। आइए अब इस पैराग्राफ पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं। दिस वाज अ इजी पैराग्राफ कंपैरेटिवली टू अदर वंस। तो क्वेश्चन नंबर 107, बेस्ड ऑन द पैसेज वी कैन कंक्लूड दैट बीरबल वाज prone to making wild guesses, बीरबल was observant and logical, बीरबल was a dim-witted and individual। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बीरबल was observant and logical, मतलब वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे और लॉजिक के थ्रू जो है अपने डिसीजन के एंड में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108,
वाई डिड शाह ऑफ पर्सिया मेक दिस एक्सपेरिमेंट, मतलब जो शाह ऑफ पर्सिया था उसने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? बिकॉज ही वॉज जेलस ऑफ अकबर, ही वॉन्टेड टू हार्म अकबर, ही वॉन्टेड टू टेस्ट बीरबल्स रेपुटेशन। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेस्ट बीरबल्स रेपुटेशन, मतलब जो बीरबल का सम्मान था, इतना इतना नाम सुन रखा था, तो वो उसको टेस्ट करना चाहता था कि वो एक्चुअली में जो है ऐसे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, व्हाट डिड बीरबल ऑब्जर्व व्हेन ही अप्रोच्ड द 5 थ्रोन्स, मतलब जब बीरबल जो है वो 5 थ्रोन्स के सामने जा रहे थे तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ऑल द शाह वर ड्रेस्ड इन आइडेंटिकल क्लॉथ्स, बिल्कुल सही है कि सारे के सारे जो शाह थे वो एक ही तरह के कपड़े पहन रखे थे। द रियल शाह वॉज लुकिंग रिलैक्स, जो रियल शाह था वो बिल्कुल रिलैक्स था। द अदर मैन ड्रेस्ड एज शाह क्लॉथिंग वर नर्वस। तो यहां पर जो आपका 109 है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन, मतलब उन्होंने दो चीजें ऑब्जर्व की थी कि जो बाकी के पांचों, जो चार और जो रियल शाह था वो मिल करके पांचों लोगों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे, और जो रियल शाह था वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स दिख रहा था। लास्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ का, वॉट डज द लास्ट पैराग्राफ रिवील अबाउट बीरबल्स कैरेक्टर, मतलब जो आखिरी पैराग्राफ है वो बीरबल के कैरेक्टर का क्या चीज दिखाता है? ही वॉज ग्रीडी, मतलब वो लालची थे। ही वॉज लुकिंग फॉर शाह पैट्रोनेज, ही वॉज लॉयल टू अकबर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज लॉयल टू अकबर, क्योंकि जब शाह ने ये प्रपोजल दिया कि उन्हीं के कोर्ट में वो रुक जाएं तो उन्होंने पोलाइटली इसको मना कर दिया और वापस जो है अकबर के कोर्ट में चले गए। अब हम 111 से लेके 120 तक के जो आपके एरर फाइंडिंग वाले सेंटेंस हैं उनके जो है डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी पढ़ लेते हैं। रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर और एयर्स इन अंडरलाइंड पार्ट। इफ यू फील दैट देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस चूज ई टू सिग्निफाई नन ऑफ द अबव। मतलब यहाँ पर आपको जो है जो अंडरलाइंड पार्ट है उनमें जो है एरर फाइंड आउट करनी है। तो पहले जो है हम लोग 111 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द मैन हैज स्कार्सली अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर। तो यहाँ पर जो आपकी जो एरर है वो पहली एरर तो ये समझ में आती है, देखिए हैज के साथ अंडरस्टैंड नहीं, यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए? अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। दूसरा, अगर आप इस सेंटेंस को अच्छे से देखें तो मैन हैज, मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे द लगा होना चाहिए। तो द मैन हैज स्कार्सली अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द क्लीन वाटर। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी। मतलब यहाँ पे दो पार्ट्स में एरर है, एक तो आपका पार्ट ए में और पार्ट बी में। पार्ट ए में द मैन होना चाहिए और पार्ट बी में अंडरस्टैंड की जगह आपका अंडरस्टूड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। आसान क्वेश्चन है, आप अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप इसे आसानी से जो है कर पाएंगे। द मैंगोज वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल दी चिल्ड्रंस। कभी भी एरर करने जा रहे हैं आप तो सबसे पहले उस सेंटेंस को पूरा पढ़िए, फिर उसके बाद जो है उनके पार्ट्स में जो है ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग जो है एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले द मैंगोज लिखा हुआ है, मैंगोज प्लूरल है और यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है। तो एक तो गलती हमारी ये हो गई कि यहाँ पर वॉज के प्लेस पर आपका क्या आना चाहिए? वर आना चाहिए। वॉज जो है वो नहीं यूज होगा, यहां पर आपका यूज होगा वर। फिर लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन यहां पे प्लूरल है तो यहां पर बिटवीन ना लग करके यहां पे आपका आएगा एमंग। जब मोर देन टू जो है हो जाता है तो वहां पर हम एमंग जो है यूज करते हैं। बिटवीन केवल दो लोगों के बीच में जब चीजों को बांटा जाता है तो यूज किया जाता है। तो इसमें भी आपका जो है टोटल कितनी एरर्स निकल आई? दो पार्ट्स में निकल आई, एक तो आपका पार्ट ए में, दूसरा पार्ट बी में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। अब इसको ध्यान से पढ़िए। सम ऑफ द पीपल्स स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मूविंग फर्दर, मतलब कुछ लोगों ने उसे आगे जाने से रोक लिया। तो पीपल जो वर्ड होता है वो आपका पीपल्स यहां पर नहीं होगा, केवल जो है यहां पे पीपल यूज होगा, द पीपल हो रहा है। तो ये जो है
यहाँ पर आपका 113 में अगर आप देखें तो ए पार्ट में एरर थी, पीपल्स के प्लेस पे केवल जो है पीपल यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, माई सिस्टर रानी वॉज प्रैक्टिसिंग हाउ टू राइडिंग अ बाइसाइकिल। तो यहाँ पर आपका जो राइडिंग वर्ड है वो गलत यूज हुआ है, राइडिंग के प्लेस पर जो है आपका क्या आएगा, राइड। माई सिस्टर रानी वॉज प्रैक्टिसिंग हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जो एरर है वो आपका सी पार्ट में है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 115, द फ्लॉक ऑफ सीप्स ब्लॉक द रोड। मतलब जो भेड़े हैं उनके जो फ्लॉक है उसने जो है रोड को ब्लॉक कर दिया है। तो सीप वर्ड में कभी भी सीप्स नहीं यूज होता है, सीप को हमेशा जो है एस नहीं लगाया जाता, SEEP ही यूज होगा। तो यहाँ पर जो एरर है वो बी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, द टीचर आस्क्ड मी टू मीट हर ऑन 12 नून। तो यहाँ पे ऑन वर्ड जो है ये गलत लगा हुआ है, ऑन के प्लेस पर यहाँ पे जो यूज होगा वो क्या यूज होगा, एट। द टीचर आस्क्ड मी टू मीट हर एट 12 नून, ये प्रीपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, सी नाइदर कन्फर्म्स नॉर डेनाई द रूमर। तो सी नाइदर कन्फर्म्स नॉर डेनाई, तो यहाँ पर जो है डेनाई नहीं, यहाँ पर डेनाइज जो है होगा, डेनाइज द रूमर, मतलब ना ही तो उसने कंफर्म किया ना ही उसने रूमर से मना किया, तो एरर जो है वो आपका सी पार्ट में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, सी वॉज टेकन अबैक फ्रॉम रानीज वेहमेंस। तो यहां पर अबैक नहीं, सिर्फ सी वॉज टेकन बैक, यानी जो आपका जो करेक्ट यहां पे ऑप्शन है दैट इज बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, हु आर यू टू सजेस्टिव ए क्योर फॉर हिज पेन। तो यहाँ पे सजेस्टिव नहीं, जो करेक्ट वर्ड होगा हु आर यू टू सजेस्ट, यानी सजेस्टिव नहीं यूज होगा, यहाँ पे सजेस्ट यूज होगा, हु आर यू टू सजेस्ट अ क्योर फॉर हिज पेन। लास्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पर एरर के पार्ट का, गॉड्स जस्टिस विल प्रीवेल्ड इन द एंड। तो गॉड्स जस्टिस विल और विल प्रीवेल्ड यहाँ पे नहीं, यहाँ पर जो आपका आएगा वो क्या आएगा, प्रीवेल। इसमें जो है ये आपकी थर्ड फॉर्म ना यूज होकर के फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, क्योंकि विल के बाद में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, देखिए यहाँ पर क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक। तो यहाँ पे 121 में क्या है, रोज रैन सो फास्ट दैट सी ट्रिप्ड एंड, मतलब रोज इतनी तेज से दौड़ी कि सी ट्रिप्ड, मतलब वो एक तरह से फिसल गई या हड़बड़ा गई। एंड ऑप्शन है आपके वॉज फॉलिंग, हैड फॉलन, वॉज फॉलन। तो यहाँ पे एंड जो वर्ड आएगा करेक्ट दैट विल बी एंड फेल, जैसे सी ट्रिप्ड एंड फेल, तो नन ऑफ द अबव विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, राइट नाउ ही डैश वीडियो गेम्स ऑन हिज कंप्यूटर, हैज प्लेइंग, इज प्लेइंग, वॉज प्लेइंग। तो करेक्ट ऑप्शन है इज प्लेइंग, राइट नाउ ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन हिज कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, वर्ड इज slowly coming to dash that we are staring at a climate crisis। तो ऑप्शन है आपके रियलाइज, रियलाइज्ड, रियलाइजिंग। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, रियलाइज। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, 2 + V1, ये आपको याद रखना है। तो वर्ड इज स्लोली कमिंग टू रियलाइज दैट वी आर स्टेयरिंग एट अ क्लाइमेट क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124, द ओल्ड नीम ट्री विच डैश इन आवर कंपाउंड फॉर 50 ईयर्स सडनली क्रैश्ड टू द ग्राउंड लास्ट नाइट। मतलब जो है जो नीम का पेड़ था जो हमारे कंपाउंड में जो पिछले 50 सालों से था वो सडनली क्रैश हो गया और हमारे ग्राउंड में गिर गया। तो द नीम ट्री विच वॉज स्टैंडिंग इन आवर कंपाउंड, तो यहाँ पे जो है वॉज स्टैंडिंग, अगर आप ऑप्शन देखें तो हैड स्टूड, हैज स्टैंडिंग है। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, द पेन आई dash 5 years ago is still writing very well, have bought, buy, was bought, या फिर जो है आपका मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। द पेन आई बॉट 5 years ago, आई के बाद यहाँ पे जो करेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आई बॉट, जबकि ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके उसमें नहीं है, आई बॉट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट होगा दैट विल बी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंस। 126 अगर आप देखें तो क्या है, द गोडाउन इज इन्फेक्टेड बाय द रैट्स, टू द रैट्स, विद द रैट्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी विद रैट्स, द गोडाउन इज इन्फेक्टेड विद रैट्स। नेक्स्ट 126, सी सटर्ड, सी सटर्ड डैश द ड्रीडफुल साइड, ऑप्शन है आपके फ्रॉम, बाई, टू। तो यहां पर जो करेक्ट होना चाहिए, सी सटर्ड विद द ड्रीडफुल साइड या फिर सटर्ड एट द ड्रीडफुल साइड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, द टाउन वॉज प्लंग्ड डैश डार्कनेस इन टू इनटू। तो यहां पे जो करेक्ट है दैट इज इनटू, द टाउन वॉज प्लंग्ड इनटू डार्कनेस। 129, अ जेंटलमैन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स, एक जेंटलमैन को अपने शब्दों पे खरा होना चाहिए, ट्रू टू हिज वर्ड्स। जबकि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ऑफ, बाई, फ्रॉम है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ई। 130 क्वेश्चन, द टैगोर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ऑफ लिटरेचर, फॉर लिटरेचर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज इन लिटरेचर, टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 से 135। तो यहाँ पे 131 क्वेश्चन है, ए पर्सन हु ड्रॉज मैप्स इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसा आदमी जो मैप्स को ड्रॉ करता है वो क्या कहलाता है, स्टेनोग्राफर, फोनोलॉजिस्ट, कार्टोग्राफर। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, कार्टोग्राफर। ए पर्सन हु ड्रॉज द मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है ये स्पेलिंग से हैं आपकी क्वेश्चन, द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज नार्सिस्टिक, नार्सिस्टिक, नार्सिस्टिक। तो यहां पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, ये जो है आपका करेक्ट है। इस स्पेलिंग को आप ध्यान से देख लीजिए, NARCISSISTC, ये नार्सिस्टिक जो है ये करेक्ट स्पेलिंग है नार्सिस्टिक की। नेक्स्ट आपका 133, द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हेयर, वैक्यूम की स्पेलिंग है, तो वैक्यूम की जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी, VACWM, वैक्यूम। 134, अकोमोडेट, तो करेक्ट स्पेलिंग यहां पर जो आपकी है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अकोमोडेट, दिस वन, ACCOMMODATE, अकोमोडेट। 135, द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन फॉलोइंग इज, इनमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो यहां पर जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एम्बैरस, EMBARRASS, एम्बैरस। नाउ चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड फ्रेज, मतलब जो नीचे जो फ्रेज दी हुई है उसका जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन यहां पर 136 क्वेश्चन, ही वॉन द गेम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। तो स्किन ऑफ द टीथ एक फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या होगा, कॉन्फिडेंट, सियर एफर्ट, जस्ट बेयरली। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है जस्ट बेयरली, मतलब ही वॉन द गेम बाय, ही जस्ट बेयरली मतलब बहुत मुश्किल से वो ये जो है गेम जीता। नेक्स्ट 137, विलेजर्स वर लेफ्ट टू स्क्रैप द बैरल। तो इस लेफ्ट टू स्क्रैप द बैरल ऑप्शंस हैं आपके, यूज ऑल द वेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट रिसोर्स, फाइट विद ईच अदर। तो यहां पर जो इसका मीनिंग होता है लेफ्ट टू स्क्रैप द बैरल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टू बी फोर्स्ड टू यूज वंस लास्ट रिसोर्स, आखिरी कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, ही वॉज ट्राइंग टू ग्रैब हिज 40 विंक। 40 विंक का मतलब क्या होता है, ऑप्शन हैं वर्थलेस ऑब्जेक्ट, हिडन ट्रीजर, विंकिंग मैन।
तो 40 विंक्स का मतलब होता है कि मतलब एक स्लाइड सा जो है थोड़ी देर के लिए जो झपकी लेना, 40 विंग्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। 39 ही वॉज ए प्रोवर्बियल मैन ऑफ स्ट्रॉ। ऑप्शंस हैं ए मैन विद नो मीन्स, ए मैन ऑफ कैरेक्टर, ए मैन ऑफ द सब्सटेंस। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। 140 यू हैव स्टीयर्ड ए हॉर्नेट्स नेक्स्ट। तो हॉर्नेट नेट्स का जो फ्रेज होती है उसका मीनिंग क्या होता है? बीज हाउस, डेंजरस प्लेस, बर्ड्स रेस्टिंग प्लेस। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डेंजरस प्लेस। उसने जो है एक गलत जगह पर हाथ डाल दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है जो 141 से 145 तक के क्वेश्चंस हैं, दे आर बेस्ड ऑन द वॉइस चेंज। मतलब अगर वो एक्टिव में दिया है तो देन वी नीड टू चेंज इट इनटू पैसिव, एंड अगर पैसिव में दिया है तो देन वी नीड टू चेंज इट इन एक्टिव। तो 141 क्वेश्चन क्या है? आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। मतलब हमारा जो टास्क था वो सनसेट से पहले कंप्लीट हो गया। तो जो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे हैड के बाद बीन आया हुआ है, तो वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। अब अगर आप देखें इसको चेंज करते हो तो आवर टास्क हैड और हैड के बाद बीन, हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर द सनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। मतलब जो लड़का था वो बेगर पर हंस रहा था। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज, आप देखिए यहाँ पर जो है, पहले देखिए प्रश्न आपका है द बॉय लॉफ्ड एट द बेगर, फिर द बेगर वॉज लॉफ्ड बाई द बॉय, द बेगर वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाई द बॉय, द बेगर वॉज लॉफ्ड एट बाई द बॉय। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाई द बॉय। Next 143, they drew a square in the evening, they drew a square in the evening। अब यहाँ पर जो है अगर आप इसको चेंज करें तो ऑप्शन हैं आपके, ए स्क्वायर वॉज बीइंग ड्रॉन बाई देम इन द इवनिंग, ए स्क्वायर वॉज ड्रॉन बाई देम इन द इवनिंग, इन द इवनिंग ए स्क्वायर हैव बीन ड्रॉन बाई देम। तो यहाँ पर आप देखें तो सी तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाता है। फिर ए है, ए स्क्वायर वॉज बीइंग, बीइंग वॉज बीइंग ड्रॉन, तो वॉज बीइंग ड्रॉन ये नहीं हो सकता, बीइंग आ गया है इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, ए स्क्वायर वॉज ड्रॉन बाई देम इन द इवनिंग। 144, द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइस, द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइस। तो द प्राइस पहले आ जाएगा, द प्राइस वॉज, द प्राइसेस है यहाँ पे तो वर आएगा, तो प्राइसेस वर लोअर्ड बाय द शॉपकीपर, यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा 144 में वो बी होगा, द प्राइसेस वर लोअर्ड बाय द शॉपकीपर। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 145 क्वेश्चन, ए लाइन में बी हेल्प्ड बाय अ माउस, ए लाइन में बी हेल्प्ड बाय अ लिटिल माउस। तो यहाँ पर अ लिटिल माउस पहले आ जाएगा, तो अ लिटिल माउस में इवन हेल्प अ माउस, फिर दूसरा ऑप्शन है इवन ए लिटिल माउस में हेल्प अ लाइन, अ लिटिल माउस कैन हेल्प अ लाइन। और यहाँ पे ये तीन ऑप्शंस हैं, तो ये तीनों के तीनों आपके गलत ऑप्शंस हैं 145 में। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। 146 to 150, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड ये हमारे क्वेश्चन है। तो एवरी स्टूडेंट डैश टू ब्रिंग अ साइंड फॉर्म फ्रॉम हिज पेरेंट्स, मतलब हर एक बच्चे को जो है एक साइन किया हुआ फॉर्म पेरेंट्स से लाना है। तो एवरी स्टूडेंट, ऑप्शन है आपके हैज, इज, हैज। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो होगा दैट इज 6, एवरी स्टूडेंट हैज टू ब्रिंग अ साइंड फॉर्म फ्रॉम हैज टू ब्रिंग, यानी कि ये साइंड है तो साइंड की वजह से यहाँ पर जो वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो क्या यूज होगी, हैज यूज होगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, 50 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ऑप्शन है आपके आर, इज, बी। तो 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे माइल्स में एस पर मत जाइए, 50 माइल्स जो है एक लंबी दूरी है, इज वर्ड यूज होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट 148, एवरीवन इन द फैमिली डैश बीन क्वेश्चनड अबाउट द थेफ्ट, मतलब हर किसी से जो है प्रश्न पूछा गया। तो एवरीवन इन द फैमिली हैज बीन, हैव बीन या आर बीन, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एवरीवन हैज बीन क्वेश्चनड। यहां पे अगर आप देखिए तो ये जो है हैज बीन, इन द फैमिली को आप छोड़ करके देखिए, एवरीवन हैज बीन क्वेश्चनड अबाउट द थेफ्ट। अब हमारा 149 क्वेश्चन, अनलेस, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आने वाले एग्जाम्स में भी कभी पूछा जा सकता है। अनलेस सी डैश द वर्क कंप्लीटली सी विल नॉट बी डैश टू लीव, मतलब जब तक कि वो काम को खत्म नहीं कर लेती तब तक उसे जाने नहीं दिया जाएगा। तो अनलेस सी फिनिशेस द वर्क कंप्लीटली सी विल नॉट अलाउड टू लीव, यानी यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, unless she finishes the work completely she will not be allowed to leave। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन पेपर का, देयर वॉज मच टू सिंस नॉट मच हैड बीन, तो डन डू डन डूइंग डू, तो यहां पर जो है आप देखिए तो देयर वॉज मच टू डन, टू डन के बाद टू के बाद डन आ नहीं सकता है, तो टू डू, यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, देयर वॉज मच टू डू सिंस नॉट मच हैज बीन डन, मतलब क्योंकि वहां पे करने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके पूरे यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के हमने 150 क्वेश्चंस तक को सॉल्व किया, जो कि आपका 8 दिसंबर को ये पेपर हुआ था, 8/12/2023 को। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन था जो है, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं जो है। वैसे भी बीपीएससी ने 3.0 की जो है डेट्स को अनाउंस कर दिया है, तो सभी लोग जो है बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए, और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड साथ में ग्रामर से रिलेटेड जो कंटेंट है वो इस चैनल पर आपको जो है लगातार मिलता रहेगा। एस्टेट के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, तो अगर आप चाहें, एस्टेट की डेट जो है बीच में बढ़ा दी गई है, तो वो फॉर्म आप फिल करिए और अच्छे से मेहनत करिए। थैंक यू।